हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम कर रहे थे मेटल कॉस्टिंग और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 21। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था? दो ही रास्ते आपके पास थे, या तो आप मेरी तरफ देखेंगे या आप पलटी मारेंगे। हाँ जी, क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था? नहीं। वो बच्चे ही क्या जो टाइम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़िए बार 21। हाँ जी ऑनलाइन। क्या बच्चों आपने सॉल्व किया था? क्वेश्चन नंबर 21। और बच्चों दिया हुआ है, द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ द मटेरियल एज अंडर। कहता है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको डिस्काउंट मिला है। प्राइस 1200 पर टन रहेगा। कब? अगर क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पर 500 टन से कम। अगर ऑर्डर साइज 500 से कम है तो प्राइस क्या होगा? 1200 रुपये। अगर ऑर्डर साइज आपका 500 से 1000 से कम है, 1000 से कम है, कितना प्राइस होगा? 1180। यानी 20 रुपये क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। भाई ऑर्डर साइज बढ़ेगा यानी ऑर्डर का साइज बढ़ेगा। जब ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो प्राइस हमेशा क्या होता है? कम होता है। 1000 से 1000 या 1000 से ज्यादा है, 3000 से कम है, कितना प्राइस होगा? 1160। डन बच्चे यहाँ पर। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल 5000 टन। मतलब पूरे साल में कितना चाहिए? 5000 टन। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 रुपये है। स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक होल्डिंग यानी कि कैरिंग कॉस्ट 20% हमें बच्चों रेट दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड। अच्छा रेट किस पर अप्लाई होगा? परचेज प्राइस पर। परचेज प्राइस बहुत सारे आपके पास है और परचेज प्राइस किसके अकॉर्डिंग आपके पास आएगा? ऑर्डर साइज के अकॉर्डिंग। डन बच्चों। आगे कह रहा है, एडवाइस द परचेज डिपार्टमेंट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल एज्यूमिंग 400, 500, 1000, 2000 और 3000। क्या यहाँ पर आपको ईओक्यू अप्लाई करना है? नहीं। यहाँ पे आपको 5 लेवल दिए हुए हैं, 400, 500, 1000, 2000 और 3000। और इन पांचों लेवल पर आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। जहां पे कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी वो आपके लिए क्या बन जाएगा? इकोनॉमिकल साइज बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें ईओक्यू अप्लाई किया जा सकता है? नहीं। क्यों? बच्चों कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस यूनिफॉर्म मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मुझे नहीं मालूम कौन सा प्राइस अप्लाई यहाँ पर होना है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, फिर से वही कैलकुलेशन आपके पास हमने पहले की हुई है और उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। अगर ऑर्डर साइज 400 का है, ऑर्डर साइज 400 का है और मुझे परचेजिंग कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, बताओ 400 का ऑर्डर साइज है तो रेट कौन सा अप्लाई होगा? 400 का ऑर्डर साइज है और मुझे बच्चों इन्वेंट्री कॉस्ट यहां पर निकालनी है। तीन हिस्से मेरे पास होंगे, एक तो परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। डन बच्चे यहां पर वन बाय वन जवाब दो। परचेजिंग कॉस्ट में क्या क्या लोगे? परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे बताओ? 5000 इंटू 1200। क्या हमने सही किया? क्या हमने सही किया? बताओ स्नेहा, क्या ठीक करना है यहां पे? परचेजिंग कॉस्ट क्यों नहीं लेंगे? तो मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कई बच्चों बोला आपको आज तक कि अगर प्राइस यूनिफॉर्म ना हो तो परचेजिंग कॉस्ट नहीं लेंगे? मैंने कहीं नहीं बोला आपको यहां पर। परचेजिंग कॉस्ट बच्चों लेंगे उल्टा यहां पर। और प्राइस यूनिफॉर्म होता है तो परचेजिंग कॉस्ट मैटर नहीं करती। मैंने ये तो बोला आपको, प्राइस यूनिफॉर्म होता है तो परचेजिंग कॉस्ट मैटर नहीं करती, क्योंकि दोनों ऑप्शन में परचेजिंग कॉस्ट आपके लिए क्या होती है? सेम हो जाती है। पर यहां पे जो परचेजिंग कॉस्ट है वो आपके पास क्या होगी? डिफरेंट होगी ना। और 400 का ऑर्डर साइज है तो कितनी परचेजिंग कॉस्ट है? 1200। 500 का ऑर्डर साइज है, कितनी परचेजिंग कॉस्ट है?
1180, 500 पर 1180 आ रही बात में यहां पर। और 1000 पर कितनी आपके पास आएगी? 1160। यानी ऑर्डर साइज डिफरेंट है तो परचेसिंग कॉस्ट मेरे पास क्या होगी? डिफरेंट होगी। डन बच्चों। यहां पर दूसरा खर्चा कौन सा आएगा? ऑर्डरिंग का। बताओ ऑर्डरिंग का अमाउंट कैसे निकालोगे? हाँ जी, 5000 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1200। समझ आ रहा है क्या किया हमने यहां पर? ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? अमाउंट था पूरा अमाउंट। कैसे? बस। हाँ जी। बताओ बच्चों कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डन। ये होना चाहिए यहां पर। भाई 400 का ऑर्डर साइज है, बटा 2 कितना हो गया? 200। ये मुझे कमेंट्री में देता हूँ ना, 400 का ऑर्डर साइज है, हाफ मेरे पास है, हाफ हमने इस्तेमाल कर दिया। ये दिमाग में बिठा लो, यहीं से मालूम चलेगा कि कैलकुलेशन होनी कैसे है लॉजिकली। रट्टा मारने रट्टा मार सकते हो एक अलग बात है, पर लॉजिकली। और ये सारी कमेंट्री है वो मैं नहीं लिखवा सकता, पर मैं हर क्वेश्चन में बार रिपीट करता हूँ। और अपने माइंड के अंदर चीजों रिपीट किया करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, उन्हीं शब्दों बार रिपीट किया करो, उससे चीज आपको याद हो जाएगी। अब बात हो रही है यहां पर। ठीक है। तो ये बच्चों अमाउंट आपके पास आ जाएगा, इसको प्लस कर दोगे। ऐसे ही मेरे पास ऑर्डर साइज कितना दिया हुआ है? 500 का। अब एक चीज बताओ, 500 के लिए, और मैं ये भी कैलकुलेशन करूं, 500 के लिए परचेज प्राइस कितना होगा? तो परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? 500 के लिए परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 1180। समझे बात यहां पर? पहली गलती क्या होती है, बच्चा यहां पे 400 और यहां पे 500 लेता है। ऑर्डर साइज 400 और 500 का है, पर अल्टीमेटली पूरे साल में सारा ही परचेज करोगे ना, परचेज तो कितना होना अल्टीमेटली? 5000। रेट डिफरेंट हो सकता है। डन बच्चे। यहां पर ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालोगे? 5000 बटा, यानी कि ये मेरे पास क्या आया? नंबर ऑफ ऑर्डर। और एक ऑर्डर का कितना खर्चा है? 1200 रुपए। डन बच्चे। यहां पर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? 500 बटा 2, ये मेरे पास क्या आ गया? एवरेज इन्वेंट्री। इसको हम बार हम जो बीम पढ़ते हैं बार बार, इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। इतना स्टॉक मेरे पास अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, जिस पर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? 1180 का 20%। समझे बात यहां पर? ना कि 1200 का। हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास 1000, 2000 और 3000 के लिए आपको कैलकुलेशन यहां पर करनी है। देखिए एक बार। 21, ये आपके पास ऑर्डर साइज 400 का है, और कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे आएगा? 5000 मल्टीप्लाई बाय 1200। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? कितने ऑर्डर आपके पास है? 12.5। और एक ऑर्डर कितना खर्चा आपके पास है? 1200। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? जो भी आपके पास एवरेज है मल्टीप्लाई बाय 240। समझते बात है यहां पर? इसमें कोई डाउट? फिर एक बार नोट डाउन।
और जरूरी नहीं है प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे हो, जैसे मैं भी आपको समझा रहा था वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और उसमें क्या कई बार स्पेस थोड़ा सा कंजस्टेड हो आता है, तो मैंने क्या किया, पहले ही नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लिए, और हर ऑर्डर कितना खर्चा है, 1200 रुपये, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 1200। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना सारी कैलकुलेशन नीचे करोगे तो स्पेस आपके लिए बड़ा सा काफी कम स्पेस बचेगा आपके लिए। और बस इसलिए हमने ऊपर पहले वैल्यू निकाल ली कि कैरिंग कॉस्ट क्या बनती है, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या बनते हैं। बाकी जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे दिखाइए, कोई कॉस्टिंग के अंदर कोई फॉर्मेट यहां पर नहीं है। आपका मैच रेडी है? अब मैच है, मैच 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 1:30 है, देखते नहीं मैच क्या? अच्छा, हो जाए बच्चों नोट डाउन, अपने हाथ से कैलकुलेशन किया रहो, उतनी आपको क्लैरिटी होगी। जितना ज़्यादा कैलसी इस्तेमाल करोगे उतनी बच्चों कॉस्टिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर तो कई बार इंस्टीट्यूट वैसे इतनी दूर तक जाना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर मान लो क्वेश्चन में, अब मेरा मतलब नोट डाउन कर लिया होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं दी लाइन,
ये बताया नहीं उसने आपको यहां पर कि ऑर्डर साइज क्या है, और कह रहे क्वेश्चन सोल्व करो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही है जैसे आपके सामने है, पर उसने ये नहीं बोला कि ऑर्डर साइज क्या है। तो क्या करोगे वहां पर, बात समझे? यहां पर उन्होंने बताया कि ऑर्डर साइज क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। दो चॉइस है, क्वेश्चन छोड़ के आने की या कोई की आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। जिस दिन अजम्पशन सीख जाओगे पूरी सीए आपके लिए आसान हो जाएगी। समझे बात यहां पर कि हम जो चीजें लॉजिकली है वो हम समझ जाते हैं, पर जहां पे आईसीए की हेरा फेरी चालू हो जाती है वहां हम उलझ जाते हैं। समझे बात यहां पर, वही चीज आपको सिखानी है मेनली। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मेरे पास 5 तरह की रेंज है, यही बच्चों बात है। 5 तरह की रेंज है, तो मैं क्या करूंगा, हर रेंज में से एक ऑर्डर साइज ले लूंगा। हर रेंज में से पहली रेंज मेरे पास क्या है, लेस देन 500। दूसरी रेंज मेरे पास क्या है, 500 से लेके लेस देन 1000। आई होप अब रेंज पढ़ पा रहे होंगे यहां पर, इक्वल टू और विदाउट इक्वल टू। थर्ड रेंज आपके पास क्या है, 1000 से लेके लेस देन 3000। चौथी रेंज आप, ये 2000 आना चाहिए बच्चों यहां पर, 2000 से लेके लेस देन 3000, और 3000 या 3000 से ज्यादा। डन। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो करना क्या है, पहली रेंज को छोड़कर, पहली रेंज को छोड़कर जो बाकी सारी रेंजेस हैं उसमें जो लोअर वैल्यू है वो उठा लो। पहली रेंज को छोड़कर बाकी रेंज में जो लोअर वैल्यू है वो उठा लो, और पहली रेंज में जो रेंज गिवन है उससे छोटी कोई भी वैल्यू उठा लो। 5 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 400, 300, 200, 150, 170, 189, वट एवर। बात समझे यहां पर। तो आपको क्या लेनी चाहिए, 400। 400 क्यों बच्चों, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और आप लेते हो जल्दी फिगर लेते हो यहां पर 119, निकालो नंबर ऑफ ऑर्डर डेसिमल में, आपके लिए कैलकुलेशन क्या होगी, हार्ड होगी वहां पर। मेरी बात समझिए यहां पर, यही बच्चों उन्होंने किया हुआ है। और आप ध्यान से नोटिस करो, पहली रेंज में छोटी वैल्यू क्या ले ली, 400। आप 450 ले सकते हो, और क्वेश्चन साइलेंट है तो उसके हिसाब से आपके पास क्या होगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। मेरी बात समझे यहां पर। और बाकी रेंज में क्या ले लिया, जो लोअर वैल्यू है, 500, 1000, 2000 और 3000। पर कब करना है, जब क्वेश्चन आपके पास साइलेंट है, कोई नॉलेज आपको नहीं दी हुई, कोई इंफॉर्मेशन आपको यहां पर नहीं दी हुई है। जहां पर दिया हुआ है चुपचाप वैसे करना है। डन बच्चों यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 वैसे अभी रिसेंटली काफी टाइम से एग्जाम में नहीं आया है, बट स्टिल वही कैलकुलेशन आपके पास है जो पहले आपने किया है। तो पहले क्या था, दो चीजें आपके पास थी कि हम डिस्काउंट ले या फिर ना ले। बच्चों ये आपके पास था ना, एक ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट वाला ऑफर। अब यहां पे क्या बोल रहा है, वो ईओक्यू नहीं कह रहा, वो क्या बोल रहा है, ये 6 लेवल है, इसमें से बताओ कौन सा इकोनॉमिकल है। बात समझिए यहां पर, जो कैलकुलेशन तरीका है वो तो सेम ही है ना बच्चों अल्टीमेटली। जो पहले आप कर रहे थे, ईओक्यू में करो, डिस्काउंट में करो, या 6 अलग लेवल आपको दे दे, या 60 लेवल आपको दे दे, तरीका तो आपके पास अल्टीमेटली क्या रहेगा, सेम। कितना ऑर्डर साइज है, कितने ऑर्डर बनते हैं, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर साइज के हिसाब से कितना एवरेज स्टॉक है, कितनी कैरिंग कॉस्ट यहां पर बनती है। डन बच्चों यहां पर, ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट, कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 47 है। ये नवंबर 23 में आया था, और आप पढ़ लीजिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ABC manufacture a product AM25 using the material CEE। आपके लिए काम की चीज क्या है यहां पर, AM25 क्या है, फिनिश गुड्स, CEE ये क्या है, रॉ मटेरियल। और हमारी जो मटेरियल कॉस्टिंग है किस पर अप्लाई होती है, रॉ मटेरियल पर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द मटेरियल। परचेज प्राइस दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, कितना, 6% ऑफ परचेज प्राइस कितना आ गया आपके पास, 18 रुपए। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, एवरेज है, मैक्सिमम है और मिनिमम है।
सारी इंफॉर्मेशन बच्चों। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल CEE 200 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे। लो जी, ये लाइन उसने आपको यहां पर दे दी। डन। वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी होगी, जितनी भी एवरेज कंजम्पशन है उससे 200 kg ज्यादा। भाई इंग्लिश ही हिंदी कर रही ना आपको यहां पर, अब मेरी बात समझे यहां पर। भाई मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी होगी, जितनी एवरेज कंजम्पशन है उससे 200 ज्यादा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास थोड़ा देखते हैं, पहला पॉइंट ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू √2AO अपॉन में सी। ए की वैल्यू है, ओ की वैल्यू, सी की वैल्यू है, हो जाना चाहिए। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, 8 दिन, और क्या निकालना है, मैक्सिमम कंजम्पशन। वो कैसे निकालोगे बच्चों, मैक्सिमम कंजम्पशन आपको निकालना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। और मैक्सिमम कंजम्पशन निकालने के लिए यहां पर वो तो एवरेज हो जाएगा ना। देखो एवरेज कंजम्पशन आपके लिए क्या बनेगा, पूरे साल में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 194,400, ठीक है। और डिवाइड बाय डेज दिए हो आपको यहां पर, 360 डेज इन अ ईयर। तो आपके पास क्या है, एवरेज प्लस 200, 740, तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय 8, ये क्या बन जाएगा, रीऑर्डर लेवल। डन बच्चों यहां पर। अब बच्चों परेशानी क्या होती है, सर आपने ये वाला पॉइंट नहीं कराया था कहीं पर भी। कई बच्चों इस बात में परेशानी होती है, सर आपने ऐसा कोई पॉइंट कराया नहीं आपने, तो फिर तो बच्चों आप मान के चलो आप हर क्वेश्चन छोड़ के आओगे। ऐसा होने वाला नहीं है कि मतलब क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से क्वेश्चन ड्राफ्ट ना करे। बात समझे यहां पर। तो जो कॉन्सेप्ट्स है उनको पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब उसकी हेराफेरी कैसे होगी वो आईसीआई की मर्जी है। जैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है डिक्टो वैसा भी एग्जाम में आ सकता है। इस बार जो पेपर आया था कॉस्टिंग का, सारा मॉड्यूल में से आया हुआ था, डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। मेरी बात समझे यहां पर स्टिल क्वेश्चन आपके अदर बदल करके भी आ सकते हैं। अब ये सिर्फ बच्चों आपको करना क्या है, हिंदी इंग्लिश की हिंदी करनी है और उसके हिसाब से इक्वेशन यहां पर बना देनी है। अब मेरी बात हो रही है यहां पर, तो आपको ब्रॉड माइंड से चलना है यहां पर और चीजें हो जाएंगी। अभी तो आपका पहला चैप्टर चल रहा है, जब 14 चैप्टर करोगे बाबर ये इक्वेशन बनाओगे अलग अलग चैप्टर के अंदर, अपने आप चीजें हो जाएंगी। डन बच्चे यहां पर। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल आपके यहां से आ जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, ऊपर आ चुकी है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, 4 दिन का। और मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकालोगे, एवरेज ही लेना पड़ेगा आपको, या अगर एवरेज, अच्छा एवरेज ऐसे भी आ सकता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, उससे बात तो नहीं बन पाएगी ना। एवरेज की वैल्यू गिवन हमें यहां पर नहीं है। अच्छा एवरेज यहां से कितना आया था हमारे पास, 740 आया था, और नहीं 540 आया था। मैक्सिमम आपका 740 आया था ना, मैक्सिमम 740 हो गया मिनिमम, और ये आ गया आपका 540। तो मिनिमम आपके पास होना चाहिए 340। डन बच्चों यहां पर, नहीं बात समझे, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाए, मिनिमम। डन हो जाएगा। अच्छा अपनी नॉलेज के लिए, ये लाइन मेंशन ना होती, ये लाइन मेंशन ना होती तो फिर आप
मैक्सिमम कंजम्पशन क्या मानते, एवरेज, मिनिमम क्या मानते, एवरेज। डन बच्चे यहां पर, यानी हमें क्या मानना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हम प्री माइंड सेटअप नहीं कर सकते कि हमें हमेशा ऐसे ही मानना होगा। मेरी बात समझे यहां पर? तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, हम एक तरीके से यहां पर नहीं सोच सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। डन बच्चे यहां पर, हो जाएगा ये कराऊं मैं, बताओ फटाफट, हो जाएगा। चलिए अच्छा, 46 बच्चों अभी नहीं होगा, या पेंडिंग कर लेना, ये आपका होगा बजटरी कंट्रोल के बाद। इसमें ना उसका हिस्सा शामिल है बजटरी कंट्रोल का। सब बजटरी कंट्रोल कब होगा, मे बी सबसे एंड में, या लास्ट थर्ड चैप्टर आपका बजटरी कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये आपका तब तक क्या रहेगा, पेंडेंसी में रहेगा। डन बच्चे यहां पर, चलिए और 40 चेक कर लो एक बार। नवंबर 22 बच्चों एग्जाम में आया था, यूजेस 7500 वैल्यूज पर मंथ। बच्चों यूज क्या होता है, कंजम्पशन। किसकी बात कर रहा है यहां पर, रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल हमें एक महीने चाहिए होता है, पूरे साल का चाहिए होता है, पूरे साल का। तो क्या करो, 7500 मल्टीप्लाई बाय 12। डन बच्चों, परचेज एट अ प्राइस ऑफ 1.50, परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है 1.50, कैरिंग कॉस्ट नहीं आपके पास है 20%, तो 1.50 का 20% ये आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट। डन बच्चे यहां पर, आगे कॉस्ट टू प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपए है, और 1.5 मंथ टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 मंथ्स। जब मंथ्स की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है, जब भी आपको डाटा इस्तेमाल करना होगा महीने में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, मिनिमम कितना दिया 3200। ऐसा क्वेश्चन हमें किया हुआ है। ईओक्यू बच्चों निकालना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। ईओक्यू कैसे निकालोगे, ए ओ अपॉन में सी, ए की वैल्यू है, ओ की वैल्यू है, और सी की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितनी जल्दी जल्दी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, वो आपको कहां से मालूम चलेगा, पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा, वहां से मालूम चल जाएगा पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे। और पूरे साल में 12 महीने हैं। अच्छा नीचे में डेज दिया हुआ है, तो डेज में कर सकते हैं आप, पूरे साल में 360 डेज कह लो या 12 महीने कह लो। डन बच्चों यहां पर, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आ जाएगी। पॉइंट 2, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे बताओ मुझे फटाफट, चलो जवाब दो। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे, जवाब तो दो। रीऑर्डर लेवल, बोलते बोलते चुप हो गए। अरे सही बोल, अपने विश्वास होना चाहिए ना बच्चों। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मुझे पूरी उम्मीद थी, मैं क्या क्या थक गया आप लोगों को यहां पर। जब भी आपको क्या दिया होगा, सेफ्टी स्टॉक दिया होगा, मिनिमम लेवल दिया होगा, रीऑर्डर लेवल हमेशा कहां से निकालोगे, वहीं से, अनलेस यू हैव द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये पॉइंट पहले भी 2-3 बार आ चुका है, और आपने हर बार कंसिस्टेंसी मेंटेन की है गलत जवाब देने में। मेरी बात समझे यहां पर, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूं, ये मसला मैं आप पे टोन मार रहा हूं। डन बच्चे यहां पर, तो बच्चों पॉइंट आपके पास क्या है, सेफ्टी स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो वहां से आपके पास क्या आ जाए, रीऑर्डर लेवल, जो हमने पहले किया हुआ पॉइंट। डन। तीसरा, ईओक्यू विद द वैल्यू कॉस्ट 4.5 रुपए इंस्टेड ऑफ 1.5 रुपए। इसका असर कहां पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट पर, और वहां से आपके पास नई कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और फिर से आपको क्या निकालना है, ईओक्यू। तो बच्चों एग्जाम 5-7 नंबर क्वेश्चन आया होगा, कोई दिक्कत यहां पर कर लोगे होमवर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों आपके पास इस चैप्टर का पहला पार्ट था, जहां से आम तौर पर क्वेश्चन आता है, आम तौर पर। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है जो हिसाब करने जा रहे हैं वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे, वहां से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब चूजी हो जाएंगे हम फंस जाएंगे। आपको चूजी नहीं होना है, आपको दिल की बात नहीं सुननी है,
हमारा दिल कह रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हमारा दिल कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मेरी बात समझिए, यहाँ पर पेपर दिमाग से करना है। दिमाग क्या बोलता है, हर क्वेश्चन आपको हर टॉपिक पढ़ के यहाँ पर चलना है। डन बच्चे यहाँ पर। अब अगला पॉइंट आपके पास जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, बड़ा आसान है। और मई 18 में जब बच्चों पहली बार जब कोर्स चेंज हुआ था, ये तो अभी चेंज हुआ, इससे पहले मई 18 में हुआ था, तो बच्चों यही से एग्जाम में क्वेश्चन आया था 10 नंबर का। ठीक है, बड़ा ही आसान है बच्चों, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे यहाँ पर और 10 नंबर क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। बात समझे यहाँ पर होता क्या, हमारे दिमाग बैठा होता है ईओ क्यू, और हम ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो छोड़ जाते हैं, और एग्जाम में क्या होता है, पेपर यहीं से आ जाता है और हम क्या बोलते हैं, पेपर मुश्किल आ गया, पेपर हमने उम्मीद नहीं की थी वहां से आ गया। मेरी बात समझे यहाँ पर, मुझे आज से लाइन समझ में नहीं आई, उम्मीद नहीं की थी और पेपर वहां से आ गया, क्या मतलब क्या है, क्या मतलब ये है, हमने अंडर प्रिपरेशन की थी, हमने सिलेबस पूरा तैयार नहीं किया था। अब बात समझे यहाँ पर, तो ये बच्चे ध्यान रखना, बस अपनी इस साइकोलॉजी को बदल लो, नहीं बदलोगे तो टाइम के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट, सिंपल बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, यहाँ रूल बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी बदल लो। यहाँ पर आप देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं ज्यादातर क्वेश्चन के बारे में नहीं बोलता, बहुत रेयर बोलता हूं ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर। वो मैं तब बोलता हूं जब सच में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होके वहां पर चलता है। बात समझे यहाँ पर, अदरवाइज पेपर में सच में बच्चों आईसीआई को मालूम होता है कि बच्चा कौन सी चीज पढ़ के आएगा, कौन सी चीज छोड़ के आएगा। अगर मुझे आपका टेस्ट तैयार करना हो ना, मुझे मालूम है इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा है जहां पर आप पढ़ना नहीं चाहोगे, अब मेरी बात समझे यहाँ पर, और कौन सा हिस्सा है जहां पर आपका फोकस ज्यादा होगा। तो अपने माइंड को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो, मॉडिफाई करो, और हर टॉपिक को इस नजरिए से पढ़ो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके ज्यादा है किसके कम है इस बात से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, समझे बात है यहाँ पर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है, हमारे पास जो इन्वेंट्री है यानी कि रॉ मटेरियल, उसको हम कितनी बार फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, हमने कितनी बार साल के दौरान अपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मेरी बात समझे यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट, तो बच्चों क्या बोल रहा है, इन स्टेट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, एक साल के दौरान हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द कंजम्पशन, कंजम्पशन कहां पर होती है, फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए आपने इन्वेंट्री को कितनी बार इस्तेमाल यहां पर किया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहा हूं 6 बार, पूरे साल में 6 बार, आ रही बात यहां पर, पूरे साल में 6 बार, तो मुझे ये बताओ आमतौर पर कितने टाइम के बाद कन्वर्जन हो रहा है, 2 महीने। भाई आप पूरे साल में कितनी बार एग्जाम दे सकते हो, 3 बार, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। अब यही बोलोगे ना, वही तो मैं आपको कह रहा हूं यहां पर, ये साल में कितनी बार एग्जाम हो रहा है, 6 बार, साल में कितनी बार एग्जाम हो रहा है, 6 बार, कितने महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद। समझते बात है यहां पर। अब मैं एग्जाम की बजाय क्या बोल रहा हूं कि जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कितनी बार हो रहा है, 6 बार। आप भी तो क्या होगे बच्चों, फाउंडेशन से इंटर से कैमरा आ जाओगे, फाइनल में आ जाओगे, आप इंटर से कैमरा आ जाओगे, फाइनल में आ जाओगे, आपका जो स्टेटस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसके मौके कितने आपके पास है, 3 बार। वैसे जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कितनी बार कन्वर्ट होगा, 6 बार। तो कितने महीने के बाद कन्वर्ट होगा, 2 महीने के बाद। जो आपके पास 6 बार है, 6 बार है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जो 2 बार है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या क्या यहां पर चलते हैं। बात सुनना ध्यान से, मैंने बच्चों बोला यहां पर कि मेरे पास रॉ मटेरियल है जिसको मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो प्रोडक्शन चल रहा है यहां पर,
प्रोडक्शन में क्या होगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये मान लो पूरा साल है, पूरे साल में कितनी बार, पूरे साल में कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी पहली बार यहां पे कन्वर्ट हुआ। क्या कन्वर्ट हुआ, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, यानी यहां तक वो मेरे पास क्या था, रॉ मटेरियल, यहां तक वो मेरे पास क्या था, रॉ मटेरियल। कितने महीने था, 2 महीने। और मैं 2 महीने क्या बोल रहा हूं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री यानी कि रॉ मटेरियल को मैंने होल्ड किया, रॉ मटेरियल को होल्ड किया, पीरियड यानी कि समय के लिए। कितने समय के लिए होल्ड किया, यहां पर 2 महीने के लिए। मेरी बात समझिए, यहां पर एवरेज बेस पर मैं 2 महीने क्या कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं। और कितनी बार कन्वर्ट कर रहा हूं, 6 बार। डन बच्चे, यहां पर यहां तो कोई डाउट, यानी कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड से आप क्या निकाल सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से क्या निकाल सकते हो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। डन बच्चे यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, अपनी कॉमन से अप्लाई करना, अगर आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है, टर्नओवर रेशो आपके पास है 6 बार, तो होल्डिंग पीरियड कितने बार होगा, 2 महीने। ये 4 बार है तो, ये 4 बार है तो 3 मंथ्स, 3 बार है तो 4 मंथ्स, 2 बार है तो 6 महीने, 5 बार है तो, अब पहले पिछला सोचोगे, पिछली वैल्यू कैसे आई थी, और वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां पर। हाँ जी बताओ फटाफट, 2.4 मंथ। बच्चों एक ऑब्जर्वेशन नोट करो, जैसे जैसे ये आपका कम हो रहा है, वैसे वैसे ये आपके पास ये ना 5 बीच में आना चाहिए, तो ऑर्डर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ये कम हो रहा है, वैसे वैसे आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 6 महीने का है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 6 महीने का है, इसका ये मतलब हुआ 6 महीने तक मेरे पास क्या था, रॉ मटेरियल, मैंने उसके बाद ही उसको क्या किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। डन बच्चों, यहां पर यही बात हुई ना, क्या मैं ये भी कह सकता हूं, अगर 6 महीने तक मेरे पास था रॉ मटेरियल, यानी उसका यूसेज क्या है, कम है, मेरे पास यूसेज क्या है, कम है। सोचो आराम से, 6 आपकी अपनी फैक्ट्री है, 6 महीने तक आपके पास क्या पड़ा रहा, रॉ मटेरियल, 6 महीने तक आपके पास क्या पड़ा रहा, रॉ मटेरियल। फिर आपने क्या किया, प्रोडक्शन, फिर 6 महीने पड़ा रहा, फिर क्या किया, प्रोडक्शन, यानी आपने साल में कितनी बार काम किया, 2 बार। कोई बंदा आपसे पूछे भाई काम कैसा चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मंदा चल रहा है, कि साल में 2 बार ही काम कर रहा है यहां पर। मेरी बात समझे यहां पर अगर आपके पास हर 2 महीने में, हर 2 महीने में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, हर 2 महीने में प्रोडक्शन हो रहा है, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है फटाफट क्या बन रहा है, फिनिश गुड्स, जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ यहां पर। तो कोई पूछे आपसे, आप क्या बोलोगे, बिजी हूं, बात करता हूं, अभी मेरी फैक्ट्री चल रही है, काम चल रहा है, ठीक है। पर मान लो 6 महीने में कन्वर्ट हो रहा हो, आप क्या बोलोगे, रुक जा यार बात कर ले पहले, काम होता रहेगा, काम है ही नहीं, होता रहेगा। अब मेरी बात समझे यहां पर। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं मेरे पास काम कम है, यानी मेरा जो स्टॉक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लो मूविंग। स्लो मूविंग यानी कि मेरा स्टॉक धीरे धीरे क्या होगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे। बात हो रहा है यहां पर अगर मेरे पास हर 2 महीने में, हर 2 महीने में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं यहां पर, फास्ट मूविंग। जल्दी जल्दी मेरे पास क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आप मेरी बात हो रहे होंगे यहां पर। डन। मैंने अभी तक कहीं पर भी फॉर्मूले की बात नहीं की, मैं सिंपली क्या बात कर रहा हूं यहां पर, कंसेप्ट की, मतलब क्या है, फिगर आप कैसे रीड करोगे। डन बच्चे यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, ये इंफॉर्मेशन नहीं है,
फिर मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्या मुझे यहां से मालूम चल सकता है कि कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है, कौन सा स्टॉक स्लो मूविंग है? अगर साल में 6 बार कन्वर्ट कर रहे हो, साल में 6 बार कन्वर्ट कर रहे हो, यानी फटाफट क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, फास्ट मूविंग। साल में 2 बार कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, स्लो मूविंग। दिमाग से बच्चों जवाब आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ही, वो मैं लिखवा भी दूंगा आपको यहाँ पर, रट्टा कैसे मारना है, मेरी बात समझे। पर उससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर फिगर को रीड करने का प्रयास करेंगे, भाई तेरा मतलब क्या है, मेरी बात समझे यहाँ पर। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, या तो आपको फिगर किसकी देगा, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की, या फिगर किसकी देगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। आराम से सोचिए, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, और मेरे पास क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का पहले सोचो मतलब क्या है, मैंने कितने समय इन्वेंट्री को होल्ड किया। डन बच्चे यहां पर। और जब इन्वेंट्री को होल्ड किया मैंने 8 महीने, ये मान लो ए मटेरियल है, और बी को होल्ड किया 4 महीने। डन बच्चे यहां पर। कौन सा लंबे समय तक होल्ड हो रहा है, ए। जो लंबे समय तक होल्ड हो रहा है तो क्या वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, नहीं, कम कन्वर्ट हो रहा होगा। जब लंबे समय तक आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल, यानी आप उसका इस्तेमाल कम कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, स्लो मूविंग, और ये आपके लिए क्या बन जाएगा, फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू ए। डन बच्चे यहां पर। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अगर मेरे पास 2 मटेरियल है, ए और बी, ये आप 12 बार कन्वर्ट कर रहे हो, ये आप 4 बार कन्वर्ट कर रहे हो। डन बच्चे यहां पर। 12 बार कन्वर्ट कर रहे हो यानी आप फटाफट कन्वर्ट कर रहे हो। रॉ मटेरियल आया फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल आया फिनिश गुड्स। डन बच्चे यहां पर। जैसे घर में मान लो दूध है और कोल्ड ड्रिंक है, कौन सा फास्ट मूविंग है, अब बताओ फटाफट जवाब देंगे एकदम, बताओ बच्चों कौन सा फास्ट मूविंग आपके पास है, कोल्ड ड्रिंक। क्यों, अब ही खत्म है, आपने कंज्यूम कर लिया ना, अब ही खत्म है। डन बच्चे यहां पर। घर में लड्डू और आपके पास हो चॉकलेट, कौन सा फास्ट मूविंग यहां पर है, चॉकलेट। क्यों, अब ही खत्म है। लड्डू खत्म कैसे होगा, मम्मी पापा पीछे पड़ेंगे आपके, खा ले भाई खा ले, थोड़ी हेल्थ बना ले यहाँ पर, खा ले, पीछे पड़ेंगे। आप क्या बोले, नहीं अभी एक वेब सीरीज चल रही है, यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद आप टालोगे, ऑब्वियस ये बात है, आप कंज्यूम नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर उनका पारा हाई हो जाएगा, फिर आप खा लोगे अल्टीमेटली। मेरी बात हो रही है यहाँ पर। तो फास्ट मूविंग क्या होता है, जो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है। तो फिगर से आप करना, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, नहीं, मतलब क्या है, जहां पर आपको ये सेंस आ रही है कि फटाफट कौन सा कंज्यूम हो रहा है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, फास्ट मूविंग। जहां पर ये सेंस आ रही है कि कौन सा आराम आराम से कंज्यूम हो रहा है, वो क्या बन जाएगा, स्लो मूविंग। मेरी बात समझे यहां पर, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट आपके पास आता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालते कैसे। पहली बात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका तरीका क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकालते हो, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, याद नहीं हो आपको वैसे, पर निकालते कैसे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अच्छा ठीक बोला आपने, पर थोड़ा सा और विस्तार करिए इसको यहां पर। ओपनिंग स्टॉक किस चीज का, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का। परचेज किस चीज की, रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का, रॉ मटेरियल। ये माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। किसका ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल। समझते बात यहां पर। डन बच्चे यहां पर। तो ये आपके पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। लेट्स से ये आपका 5 टाइम्स आ गया, लेट्स से 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, वर्ड्स दो बच्चों अपने आप को, जो फिगर पढ़ते हो उसको वर्ड्स देना सीखो यहां पर, ठीक है। 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, साल में 5 बार रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया,
ये बात आपके पास है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने कितनी बार अपने कितने महीने होल्ड किया? सोचो ना एक बार, 5 बार कन्वर्ट किया, कितने महीने होल्ड किया? एक जवाब आया 2.4 मंथ। ये मंथ क्या है? यूनिट्स, बेस, जो मैं बार बार बेस बोलता हूं जब मैं बोलता हूं यूनिट्स यहां पर, ठीक है। ये कैसे निकाला आपने? 12 डिवाइड बाय 5, ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो गया। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 12 महीने, 365 दिन या 52 वीक। डन बच्चे, यहां पर ये टॉपिक खत्म हो जाए आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो सबसे पहले बच्चों आपको दिया हुआ है मीनिंग, और इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर द इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्ट इनटू द कंजम्पशन, ठीक है। और आईटीआर निकालने का तरीका क्या होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन बच्चे, यहां पर ओपनिंग कंजम्पशन कैसे निकालोगे? ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग, किसका? रॉ मटेरियल का। एवरेज कैसे आ जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। होल्डिंग पीरियड कैसे निकालोगे? 365 12 52 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। डन बच्चे, यहां पर आगे अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, ये आपके लिए क्या बन जाएगा? फास्ट मूविंग। लो है, क्या बन जाएगा? सॉरी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड लो है तो क्या बन जाएगा? फास्ट मूविंग। सोचो आराम से दोबारा से, इन्वेंट्री टर्न रेशो मैं एक तो आपके पास ये वाला हो गया हाई वाला, और ये आपके पास हो गया लो वाला, ठीक है। आराम सोचो एक बार, इन्वेंट्री टर्न रेशो आपके पास 8 है और 4 है। 8 का मतलब क्या हुआ? साल में 8 बार आपने कोल्ड ड्रिंक पी, और 4 मतलब क्या हो गया? साल में 4 बार आपने मिल्क पिया। यही बात हुई ना अल्टीमेटली। तो फास्ट मूविंग क्या बन जाएगा? कोल्ड ड्रिंक। मेरे पास यहां पर, और होल्डिंग पीरियड क्या बोलता है? कितने समय के लिए आपके पास रहा? कोल्ड ड्रिंक कितने महीने? 5 मिनट। और ये आपका 12 आवर्स रफली, वैसे बोल रहा हूं यहां पर। अगर आपके पास रॉ मटेरियल 5 मिनट के लिए है, मतलब 5 मिनट के अंदर वो क्या हो रहा है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो फास्ट मूविंग आपके लिए हो गया। डन बच्चे, यहां पर। और 12 घंटे में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या बन जाएगा? स्लो मूविंग बन जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यहां पर। डन बच्चे, यहां पर। और ये मैंने एग्जांपल लिया, जो भी आपके सामने एग्जांपल लिया था, 6 2 4 3, ताकि आपको वैल्यू समझ में आ जाए इन्वेंट्री टर्नओवर से होल्डिंग पीरियड कैसे निकाल के यहां पर चलते हैं। इतना हो जाएगा, करीबन नोट डाउन। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ, किसी बच्चे को डाउट?
स्क्रीन शो नहीं हो रही है।
तो वेट, हाँ जी ऑनलाइन पर चेक करिए, आपको वीडियो आ रही है। और आपने कौन सा पोर्शन नोट डाउन किया हुआ है? ये हो गया आप लोगों का।
हो गया बच्चों? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, ऑनलाइन डन। कोई रहेगा बच्चों आप में से? देखिए, द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल एक्ट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 97, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों जो मर्जी निकालना हो, पहले आपको निकालना मान लो आईटीआर। आईटीआर कैसे निकालोगे? कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कंजम्पशन कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 90 प्लस 270, 360 माइनस 110, कितना आपके पास आया? 250। समझ बात है यहां पर? और एवरेज कैसे आ जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 1 लाख इन 2.5। डन बच्चों यहां पर? दूसरा पॉइंट, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे निकालोगे? और डेज में निकालना है तो पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365। पूरे साल में कितनी बार कन्वर्जन होगा? 2.5। तो डेज बच्चों आपके पास कितने आ जाएंगे यहां पर? 146 यहां पर। ये दो पॉइंट आपको कह रहा था, करें नोट डाउन। अब बच्चों मान लो क्वेश्चन आता है 5 नंबर में और आप ये लिख के नहीं आते ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको वर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 5 नंबर का है, किस बात का नंबर देगा आपको वो? अब बात समझे यहां पर? और कई बच्चों क्या होता है, सारी जो कैलकुलेशन है कैलसी पर, वहां पे क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना अमाउंट? 2.5 लाख बटा 1 लाख, बस 2.5। बड़े बात है यहां पर। तो 5 नंबर वो नंबर क्यों देगा आपको? हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। मई 18, जो मैं आपको बोल रहा था उस समय, बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, आ गया एग्जाम में बस। देखिए, द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइड बाय मैसर्स एसकेयू एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंड। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, ये परचेज है, परसीविंग नहीं आएगा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज आपके पास है। अब बच्चों यहां से आपके पास एक तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस,
हाँ जी ट्विंस, क्या चल रहा है यहाँ पे? वहां पे छोड़ो, यहाँ पे क्या चल रहा है पता ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? प्लस, और परचेज क्या हो जाएगी? माइनस। और हाँ तो बोलो ना, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। डन बच्चों यहाँ पर। और एक चीज और ध्यान देना, आप ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर क्या करते हो? 1 और 31 देखते हो, ईयर आप कभी देखते ही नहीं। बात समझे यहाँ पर? अगर इंस्टीट्यूट ने मजे लिए, वो मजे ले जाएगा, आपके पता ही चलना ईयर के बेस पर कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। मेरी बात समझे बच्चों यहाँ पर? इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है। मतलब मान लो कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पर, 1 अप्रैल 2018 और 17, मेरे हिसाब से ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। चेंज हो गया ना आपके पास? 31 मार्च 2017 यानी कि यहां से चालू हुआ, और 18 यहां पर आ जाएगा। होगी वैल्यू चेंज। तो ईयर भी हमेशा दिमाग रख के चलो, हालांकि करता नहीं इंस्टीट्यूट ऐसा, पर मुझे पर विश्वास नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? कंजम्पशन। और एवरेज कैसे निकालोगे? कंजम्पशन है बताना एक बार, प्लस प्लस माइनस, कितना अमाउंट आ रहा है ये? 11 लाख। डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। और बच्चों एवरेज कितना आएगा आपके पास? 6 + 4.5 कितना हो गया ये? 10, 50, 5, 25, और 1725 का हाफ। हाँ जी, गलत, शायद आपने 2 बार कर दिया डिवाइड। 8500 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ऑल दीज आर सिली मिस्टेक। डन बच्चों यहां पर जरा आपके पास कितना आ जाएगा बताइए वैल्यू? 2.09, 2.45। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसमें से फास्ट मूविंग कौन सा है? क्या कह रहे हो? मटेरियल एन। तो विच वन ऑफ द टू मटेरियल इज द फास्ट मूविंग? तो फास्ट मूविंग कौन सा आपके पास हो जाएगा? जो ज्यादा बार कन्वर्ट हो रहा है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? फास्ट मूविंग। फिर नोट डाउन।
हो जाए बच्चों? 24 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, सेम पैटर्न पर है, मेरा मानना हो जाना चाहिए। हाँ जी, ऑल डन। तो फिलहाल बच्चों नहीं करते हैं, हालांकि मेरा जो था टारगेट वो था कि 25 26 27 भी हो जाए, पर बिकॉज ऑफ नेट इशू ये नहीं हो पाया। अच्छी बात है, मुझे आवाज आ गई यहाँ पर। तो फिलहाल बच्चों नहीं करते हैं, चलिए।